स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके साथ, जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रतिदिन शाम को 6 से 7 बजे के आसपास आपके साथ मिलेंगे और जो भी उस दिन की जो घटनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। हमारा मोस्टली फोकस रहेगा इस प्रोग्राम में कि हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उसमें आई आई हुई खबरों को विशेष तौर पे देखें। इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्य फैक्ट जो एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं स्टेट पीएससी के कंटेक्स्ट में, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मोटा मोटी डेली करंट अफेयर में हम न्यूज़पेपर में आए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, द हिंदू विशेषकर, उसके अलावा कुछ तथ्यात्मक चीज़ों की बात करेंगे जो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए स्टेट पीएससी के कंटेक्स्ट में भी आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। तो ये जो हमारा न्यूज़पेपर का सेशन रहेगा या करंट अफेयर का सेशन रहेगा, ये यूपीएससी एज वेल एज सारे स्टेट पीएससी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आप इसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो प्रोग्राम है हमारा द हिंदू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के नाम से ये प्रोग्राम है ना। हमारा संस्थान है अभ्युदय सिविल सर्विस, है ना। बेसिकली अभी हम एमपीपीएससी की तैयारी को फोकस करके ही काम कर रहे हैं। बाकी कुछ टाइम बाद हम अपने आप को यूपीएससी की तरफ भी शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें देखिए किन चीजों पे हमें चर्चा करनी है। इसमें मुख्य तौर पे हम ये देख लेते हैं कि द हिंदू में ऐसे कौन से आर्टिकल थे जो एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। यहाँ हमने थर्सडे मेंशन किया है 5 तारीख 2024, है ना। ये आज का है, इसलिए हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। डेली आपका ये प्रोग्राम चालू होगा और जो डेली है ये जो प्रोग्राम है लगभग 6 से 7 बजे के आसपास आपको मिलेगा, है ना। तो पहली जो चीज है सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, पेपर 2 से जो आर्टिकल है, और वो बात करता है केंद्र ने अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाए। तो आपको पता है कि बंगाल में जो एक ट्रेजेडी हुई, एक केस हुआ है जो रेप का, उसके बाद हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रेस हो गया था। और जो हेल्थ जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे में एक एडवाइजरी जारी करी है केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाइए, सुनिश्चित कीजिए। तो क्या क्या बातें कही स्टेट गवर्नमेंट के लिए केंद्र सरकार ने, उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा है, एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एनिडको। एनिडको इसका नाम है, एनिडको। बेसिकली ये अंडमान निकोबार में ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी को 78,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है अंडमान और निकोबार के डेवलपमेंट के लिए, है ना। जैसे आपको पता है कि सरकार अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट करना चाह रही है। तो उस कंटेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस कंपनी की कैपेबिलिटी पे, कि क्या ये कंपनी इतनी कैपेबल है कि इसको 78,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जा सके। अब ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है ना, ये किस सेक्टर में काम करती है, इसको जो टेंडर मिला है वो क्या क्या काम करने के लिए टेंडर मिला है। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है पेपर में, और ये बहुत ही शानदार और सराहनीय चीज थी जब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे भी न्यूज़पेपर ने खुले तौर पे इस तरीके से बात करी है, या हमें इस तरीके से बात करते हुए दिखती है। बाकी इसके कंटेक्स्ट में हम कुछ और कंपनियों की भी बात कर सकते हैं, और मैं बस थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपका दिमाग उस तरफ ले जाने की आप कोशिश करो कि कुछ और 2-3 कंपनियों के मैं नाम बताऊंगा, तो आप रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि ये कंपनियां सडनली, इनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, इन कंपनियों को इतने बड़े टेंडर कैसे मिल गए, और ये कंपनियां जो है 4-5-6 सालों में इतनी बड़ी मिलीनियर कंपनियां कैसे बन गई, है ना। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला जो कंसेप्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राजनेता और जो व्यापारी है, या हम जो कहें बिजनेसमैन है, इनकी एक जो सांठ होती है उसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं, है ना। उस परिदृश्य में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में भी ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म के बीज बहुत तेजी से उगना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है कि पहले ही होंगे, कहें कि बाहर आना शुरू हो गए हैं, है ना। तो इस बात को भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक आर्टिकल है एथिक्स से रिलेटेड है, जहां हम बात करेंगे अशांति और संकट के समय सार्थक जीवन के लिए दृढ़ संकल्पित रोड मैप, है ना। अशांति और संकट के समय व्यक्ति को, है ना, एक बेहतर जीवन जीने के लिए, सार्थक जीवन जीने के लिए दृढ़ दृढ़ संकल्पित रोड मैप
के बारे में हमें चर्चा करनी है ना, क्या रोड मैप हो सकता है एक व्यक्ति के बेहतर जीवन के लिए, इस पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। मुख्य रूप से हम इसमें कुछ पश्चिमी दार्शनिकों की बात करेंगे जो एक तरीके की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। उसी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ये सारा आर्टिकल द हिंदू में आया है, इसको डिजाइन किया गया है। फिर एक है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक आर्टिकल है, और इक्वली ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर से और इंपोर्ट से। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तीनों चीजों को हमें फुलफिल करता हुआ दिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि एथेनॉल के बढ़ते चलन से भारत एथेनॉल के बढ़ते चलन ने भारत को मक्का आयातक बना दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई है। मक्के की कीमत जो है, जो नॉर्मल कीमत होती है कॉर्न की, मक्के की, उसकी कीमतों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है ना। तो इस बात को देखेंगे कि ये बढ़ोतरी हुई कैसे और हम कैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर बन गए, है ना। तो क्या रीजन है। फिर एक जनजाति बहुत ही न्यूज में है, कोन्यांग जनजाति, जो मुख्यतः नागालैंड और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में रहती है। मुख्य रूप से ये नागालैंड की जनजाति है ना। तो इसका जो एक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का और असम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बॉर्डर पर जो सीमा जो होती है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि ये मान लीजिए असम की सीमा है और ये नागालैंड की सीमा है, तो यहाँ कोई जिला है, तो वहां ये जो जनजाति रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि गूगल के मैप में जब आप देखोगे तो कुछ एरिया जो है कोन्यांग की जनजाति का, वो असम की तरफ दिखाया गया है गूगल मैप में। तो ऐसा इस जनजाति के कुछ समर्थक या कहें कि इस जनजाति की जो एसोसिएशन है उसने कहा है नागालैंड सरकार से कि आप हस्तक्षेप कीजिए और गूगल में जो गलत तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया गया है हमारे एरिया को, उसको ठीक कराइए। हालांकि वो प्राइवेट एजेंसी है गूगल, उसकी डेटा की कोई मान्यता तो है नहीं, है ना, तो इतना परेशान होने की इनको जरूरत नहीं है। बट न्यूज में आ गई है जनजाति, तो जनजाति इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा बन सकता है, ये कोन्यांग जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, सीधा सवाल आ सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको हम चर्चा करेंगे। और फिर अगली चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है, जिस पे हमें बात करना है, कि राज्यों में स्वास्थ्य के लिए आवंटन और परिणामों के बीच अंतर, है ना। राज्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य को जो पैसा मिलता है, जो आवंटित होता है, और उसके जो रिजल्ट आते हैं उनमें काफी अंतर है ना। मतलब सीधी सी बात है कि जो पैसा मिल रहा है राज्य को, वो उस मात्रा में वो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक चुनौती हमें देखने को मिलती है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। बहरहाल हम शुरू करते हैं कि केंद्र ने वो कौन कौन से उपाय सुझाए हैं राज्य सरकारों को, कि इन उपायों को आप तत्काल रूप से जल्द लागू कीजिए, है ना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का इंट्रोडक्शन, मैंने जो शुरू किया, ये पहली क्लास है तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से इस पेज पर हाईलाइट करते हुए 1 मिनट में कि हम क्या क्या पढ़ना है, और सीधे टॉपिक पे जंप करेंगे। आज शुरुआत का दिन था, बस मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, जैसे पहला आर्टिकल है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में एक परामर्श के बाद अस्पतालों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को नियुक्त करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस सुझाव में क्या बोला गया है, पूर्व सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिक जो है ना, उनको नियुक्त करना तथा ना स्थानीय पुलिस के साथ एकीकरण करना। मतलब जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड हो चुके सैनिक हैं, आपको पता है कि मिलिट्री में जो रिटायरमेंट है, 15 साल के बाद रिटायरमेंट व्यक्ति ले सकता है बहुत आसानी से, पहले भी ले सकता है लेकिन 15 साल के बाद और आसानी से मिल जाता है। तो जब सैनिक रिटायर्ड हो जाता है, तो अब वो जब सोसाइटी में आएगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा स्किल सेट होता है। जब सेना में काम करा हुआ व्यक्ति, उसके पास डिसिप्लिन होता है ना, उसके पास उस तरीके की शक्तियां होती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो उनका क्यों ना समाज में हम सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो भूतपूर्व सैनिकों को पुलिस के साथ एकीकृत करके, है ना, एक संगठन या एक कहें कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो हॉस्पिटलों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड हो, ऐसा केंद्र सरकार सुझाव देती है। और ये प्रस्ताव क्यों आया है, आपको पता ही है कि कोलकाता में जो हिंसक घटना हुई है ना, उसके लिए मतलब लगता है कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो सुरक्षा है वो अपने आप में एक चुनौती हो गई है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो सुरक्षा है वो स्वास्थ्य कर्मियों
कि सुरक्षा डॉक्टर अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास के कलीग से जो सुरक्षा करें, स्वास्थ्य कर्मी अपने आसपास के कलीग से सुरक्षा करें, या जो मरीज आते हैं उनके परिजनों से सुरक्षा करें। तो दोनों बातें हैं, है ना। यहां सुरक्षा अपने आसपास के कलीग से भी करना है, क्योंकि ये जो घटना घटी है कलकत्ता में, ये कोई बाहरी व्यक्ति ने आकर हॉस्पिटल कर्मियों पर हमला नहीं किया है, ये तो इंटरनल घटना है। मतलब आज आवश्यकता हमें स्वास्थ्य के संबंध में देखें तो ये नहीं है कि बाहर या मरीज के परिजनों से स्वास्थ्य कर्मियों को बचाया जाए, बल्कि आवश्यकता है ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों को अपने आपसी सहपाठियों से भी सुरक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए, है ना। तो इस संबंध में ये जो है आर्टिकल पूरा है, यहां लिखा हुआ है सेंटर सजेस्ट मेजर टू एनहांस सिक्योरिटी एट हॉस्पिटल, है ना। ये द हिंदू का है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने कुछ सुझाव दिए हैं, मैं आपको एक एक करके सुझाव को हाईलाइट कर देता हूं, और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे अभ्युदय सिविल सर्विस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल और सहज भाषा में इसको बनाया गया है, ताकि एग्जाम के लिए आप इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। हमारी कोशिश आगे और इसको बेहतर करने की है। हम इसका क्रक्स जो है आपको 2-3 पेज में देने की कोशिश करेंगे। अभी पढ़ाने के कंटेक्स्ट में मैंने उसको बड़ा रखा हुआ है, 10-12 पेजों का है, लेकिन जब मैं आपको क्रक्स दूंगा, अभी नहीं, लेकिन हो सकता है 8-10-15 दिन बाद, तो कुछ महत्वपूर्ण खबरों का क्रक्स 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 आपको मैं 2-3 पेजों में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और यह हो सकता है कि एक पेज में भी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कि क्या सुझाव दिए केंद्र सरकार ने, हम इसको देख लेते हैं। तो पहला सुझाव दिया सरकार ने कि केंद्र जो है सुरक्षा के लिए भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाए। दूसरा बताया कि रक्षा मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं, है ना, कार्य योजना की बात की, जो निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का राज्य सरकारों को पालन करना चाहिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अस्पतालों को कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, और केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 सितंबर तक, अभी जो आने वाला 10 सितंबर है, आज हम 5 सितंबर पर बात कर रहे हैं, तो आने वाले 10 सितंबर तक जो है राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि इन दिशा निर्देशों पर उन्होंने क्या काम किया, उनको एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी। फिर अस्पताल प्राथमिकता, फिर इसमें एक बात कही गई है कि देखिए, हर अस्पताल में थ्रेट नहीं होता सिक्योरिटी का, कुछ अस्पताल में सिक्योरिटी का थ्रेट होता है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो वो अस्पताल ऐसी जगह लोकेट होता है जहां का एटमॉस्फेयर जो है वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित एटमॉस्फेयर है, और दूसरा थ्रेट ये हो सकता है कि वहां पर जो है वॉक इन बहुत ज्यादा होती है कस्टमर की। कस्टमर शब्द यहां ठीक नहीं है, मरीजों की, ठीक है, लेकिन मानते उनको कस्टमर ही है हॉस्पिटल वाले, बट कस्टमर ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन में कस्टमरिज्म थोड़ा ठीक नहीं लगता। हो ग्राउंड पे यही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी हम इससे बचेंगे। मरीजों को जो है बेहतर, जहां वॉक इन ज्यादा होता है वहां सुरक्षा ज्यादा होनी चाहिए। तो अस्पतालों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए, ऐसे जगहों को चुना जाए, ऐसे अस्पतालों का जहां मरीजों की वॉक इन ज्यादा है, और दूसरा वहां पर असुरक्षित व्यवस्था है, या वहां सुरक्षा की अनेक प्रकार की विभिन्न तरीके की चुनौतियां हैं, ठीक है। तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए, यहां ये बात स्पष्ट होती है, और ये ठीक भी है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर देखिए, फिर बताया गया कि स्थानीय पुलिस एकीकरण, है ना। तो अब यहां पे जो हॉस्पिटल है उसको, जो स्थानीय पुलिस है, जो नियर बाय पुलिस थाना है, उसके साथ एकीकृत करके काम करना होगा। अब ये सब वही बातें हैं, पुरानी घिसी पिटी बातें हैं जो हमेशा से कही जाती है, बट एक्चुअल में लागू नहीं होती, दिक्कत है लागू होने की, है ना। इसमें कौन सी नई बात है, किसी पुलिस थाने को हॉस्पिटल से और हॉस्पिटल को पुलिस थाने से कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कौन नहीं जानता है, ये हर कोई जानता है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हो, पर दिक्कत है या इंप्लीमेंटेशन की, दिक्कत है या टेक्नोलॉजी के कनेक्शन की, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करें, एकीकरण का मतलब क्या है यहाँ, ये सब चीजें अस्पष्ट है, और इसी अस्पष्टता के चलते जो है बेहतर तरीके से चीजों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। फिर पृष्ठभूमि जांच, तो अब ये कह रहा है कि अस्पताल में जो भी कर्मी आप रख रहे हो, जो भी संविदा डॉक्टर रख रहे हो, अटेंडर रख रहे हो, जो भी वॉटेवर, जो भी अस्पताल में भर्ती हो रहा है मतलब रिक्रूट हो रहा है ना, उस व्यक्ति की आप डीपली जांच करें कि कौन है, कहां से आया है, क्या बैकग्राउंड रहा है, तभी उसको भर्ती किया जाए। अब इसमें कौन सी नई बात है, ये सब पुरानी बातें ही हैं, बस दिक्कत है अभी भी किस चीज की इंप्लीमेंटेशन नहीं होता चीजों का। अब यहां एक नई बात की, शोक प्रोटोकॉल।
इसको समझिए, शोक प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे अस्पताल में किसी व्यक्ति का इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर भी भयभीत हो जाता है। मृत्यु डॉक्टर को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डॉक्टर का जो प्राइमो मोटिव होता है वो पेशेंट को बचाना होता है, मरीज को बचाना होता है। अगर मृत्यु हो जाए तो वो शोक में आ जाता है। तो वो शोक में ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करवाना उसको या ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। दूसरा, परिवार अगर शोक में आ गया है तो परिवार शोक में आके कुछ रिएक्ट ना करे हॉस्पिटल वालों पे या डॉक्टर पे, इसकी भी डॉक्टर को प्री प्रैक्टिस कराना कि हो सकता है वो रिएक्शन करे, और वो जो शोक में परिवार है उसको किस तरीके से डील करें, किस तरीके से हैंडल करें, ये प्रैक्टिस भी कराना। तो कम से कम इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये भावनात्मक समझ जैसी चीज है, जिसके माध्यम से डॉक्टर को इन चीजों के लिए तैयार करा जा रहा है कि आपने अपना कॉज किया, कर्म किया, मरीज नहीं बचा, इसमें आपकी गलती नहीं है। और दूसरा, परिवार है वो उसका स्वाभाविक गुस्सा होना स्वाभाविक है, तो आपको उसको किस तरीके से डील करना है। बहुत ही शानदार और सराहनीय चीज है। बस हो जाए, दिक्कत है नहीं होने की, बस हो जाए। फिर सुरक्षा ऑडिट। तो अब जब सुरक्षा कमेटी बनाई है, आपकी क्या सुरक्षा है उसके लिए लगातार ऑडिट होनी चाहिए। कि जैसे आपने देखा है कि अभी दिल्ली में जो घटना हुई, बेसमेंट में पानी भर गया था, है ना, तो कई सारी लाइब्रेरियां बंद करवा दी सरकार ने, है ना। उसका एक्शन जो है, रिएक्शन कहें कि पूरे मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहें कि पूरे भारत में देखने को मिला बहुत बड़ी मात्रा में। तो सरकारें तभी जागती है तब हादसे होते हैं। फिर सरकारें अब चेक करेंगी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी तो नहीं है ना, एंट्री एग्जिट है कि नहीं है। एक बार ऐसी फायर की जब घटना हुई थी तो सारी कोचिंग में ये देखा गया, ढूंढा गया कि कौन सी कोचिंग है जहाँ फायर सेफ्टी के मेजर फॉलो नहीं किए जाते। बट समस्या ये है कि वो जो मेजर है फॉलो करने वाली जो संस्थाएं हैं वो फॉलो कर भी नहीं है कि नहीं कर रही हैं, और कर रही हैं तो उनमें मतलब उनको यूज करने वाले लोग हैं कि नहीं वहां फायर सेफ्टी के लिए। फिर उनका लगातार कि भाई, एक बार सर्वे हुआ और सर्वे में पाया गया कि सभी कोचिंगों के पास, संस्थानों के पास जो है, कोचिंग संस्थानों के पास सुरक्षा के पर्याप्त उपाय है। क्या आपने 3 महीने बाद जाके देखा कि वो पर्याप्त उपाय अब पर्याप्त है कि नहीं? किसी ने नहीं देखा। तो सुरक्षा ऑडिट का मतलब यह होता है कि जिस तरीके की सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं सुरक्षा से संबंधित, उनकी रेगुलर तौर पर मॉनिटरिंग होती रहे, उसको हम कहते हैं सुरक्षा ऑडिट। अस्पतालों के लिए भी आवश्यक है कि जो सुरक्षा के पैमाने तय किए गए हैं हॉस्पिटल में, उन पैमानों पर सरकार लगातार काम करे। सरकार नहीं, माफ कीजिएगा, अस्पताल काम करे और अपनी इंटरनल एजेंसी द्वारा भी सुरक्षा ऑडिट कराए। साथ ही सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी ये प्रयास करना चाहिए जिले के स्तर पे कि एक सुरक्षा ऑडिट कमेटी बनाई जाए जो अस्पतालों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि होनी ही चाहिए। अस्पताल के हर एरिया में सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए और 24 घंटे जो है सीसीटीवी एक्टिव होना चाहिए। सीसीटीवी में थर्मल कैमरा का यूज किया जाना चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में साफ और स्पष्ट दिखाई देने के लिए कैपेबल होते हैं। सीसीटीवी में हाई मेगापिक्सल कैमरों का यूज किया जाना चाहिए। अब हम सीसीटीवी नहीं लिखेंगे, जब हम इसमें पॉइंट लिखेंगे तो ये पर्याप्त नहीं है सीसीटीवी। इसके साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि सीसीटीवी लगाना पर्याप्त नहीं है। सीसीटीवी, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों को लगाना जो हमेशा वर्क करें, लाइट जाने की कंडीशन पे भी वर्क करें, इवन सारे कनेक्शन तोड़ दें तब भी उनके पास घंटे 2 घंटे काम करने की क्षमता हो। इनरेंट बैटरी वाले हम कहें सीसीटीवी जो सिस्टम है वो बनाने की कोशिश करें और हॉस्पिटल में उनको इंस्टॉल कराएं, या ऐसी संवेदनशील जगह पे जो बहुत ही जरूरी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। तो आवश्यक है हमें ये। फिर आंतरिक सुरक्षा समिति बनाई जाए, तो भाई अस्पताल जो है अपने अंदर ही एक आंतरिक सुरक्षा समिति बनाए जो विभिन्न टाइम पे सुरक्षा के मानकों को चेक ही ना करे बल्कि उनको अपडेट भी करती रहे। इस प्रकार जो है केंद्र सरकार ने कुछ सुझाव दिए हैं राज्य सरकारों को, जो सुझाव बहुत बढ़िया है। आंसर अगर लिखना है आपको अस्पताल में सुरक्षा सुझाव बढ़ाने के लिए, तो इसमें से आप बहुत सारे पॉइंटों का सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि इसमें से कुछ नया पॉइंट कुछ नहीं है। एक दो पॉइंट जैसे मैं आपको बताऊं कि शॉक एब्जॉर्बर जो प्रोटोकॉल की इनने बात की है ना, ये थोड़ा लग रहा है ठीक। और ये कि स्थानीय पुलिस के साथ एकीकरण करेंगे, ये वाली बात भी पुरानी है। यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की बात की गई है, ये थोड़ी दो बातें नई है, बाकी सब चीजें पुरानी ही है ना। तो इसको लेकिन आंसर में आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमें
एनिडगो कंपनी के बारे में पढ़ना था। एनिडगो, अब देखिए एनिडगो ये बहुत बड़ा इशू बन के आया है। एनिडगो देखिए, पोर्ट ब्लेयर में एक अर्ध सरकारी एजेंसी एनिडगो ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जिम्मेदार है। एक सेमी गवर्नमेंटल एजेंसी एनिडगो जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए? बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए। तो सुरक्षित विकास के अपने अधिदेश, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये कंपनी है सेमी गवर्नमेंटल कंपनी है, पर इस पर बार बार एलिगेशन लगते रहे हैं और इसकी क्षमताओं पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। ऐसे में इसको 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। तो इसका विरोध शुरू हो गया था। तो इसका जब विरोध शुरू हुआ था तो इस कंपनी ने कहा कि देखिए भाई, आप निश्चिंत रहिए, हम जो है एक अधिदेश जारी करते हैं। अधिदेश ये होता है कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं और हम किन चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर अधिदेश में चर्चा होती है। तो इस कंपनी ने कहा था कि हम जो संतुलित विकास को अपनाएंगे उसके लिए इन्होंने एक अधिदेश जारी किया है। उसके बाद भी इस कंपनी को अपर्याप्त विशेषज्ञता, पर्यावरण शासन के मुद्दों, हितों के टकराव सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी इसकी समस्या खत्म नहीं हुई है। कुछ समस्याएं जैसे हमने यहां मेंशन की कि इसके पास विशेषज्ञता नहीं है। पहली बात तो कंपनी के पास पर्यावरण शासन के मुद्दों से संबंधित कुछ समस्याएं इसके साथ, और हितों के टकराव, है ना, हितों के टकराव से संबंधित चुनौतियां भी हैं। क्योंकि यहां पर एक चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हितों का टकराव का मतलब होता है कि जैसे ये जो कंपनी है इसको किसी व्यक्ति ने परमिशन दी, एक्स ने, ठीक है, कि भाई हाँ आप प्रोजेक्ट करा लो, और वही एक्स जो पर्सन है वही उस कंपनी का ऑडिट भी कर रहा है। ऑडिट कर रहा है या इंस्पेक्शन कर रहा है कि हाँ ये कंपनी लग गई है, काम कर रही है, ठीक से काम कर रही है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है। जिसने परमिशन दी वही काम कर रहा है, मतलब यह हितों का टकराव है। ये संभावना हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जो परमिशन दी है इसके कहीं व्यक्तिगत हितों के फायदे के लिए इसने परमिशन दी और कंपनी से मोटा रुपया लिया हो, एक संभावना बनती है। और जब यही व्यक्ति उसके कार्यों का इंस्पेक्शन करेगा तो भी एक संभावना है कि एक ही व्यक्ति दो काम करता हुआ दिख रहा है, एक तो परमिशन लेता हुआ भी और उसके एग्जीक्यूशन के कामों पे ध्यान रखते भी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चुनौती या इसको हितों का टकराव कह सकते हैं। तो ऐसे में वो कंपनी के कार्यों को गलत कैसे बताएगा? जिस व्यक्ति ने परमिशन दी है फिर वो कंपनी के कार्यों को गलत नहीं बोलेगा। उसने परमिशन दी है तो बोलेगा कि हाँ कंपनी बढ़िया काम कर रही है, मैं नहीं तो इसको परमिशन दी है। अगर वो परमिशन को डिनाई करता है या उसके कामों में कमियां निकालता है तो कहीं ना कहीं वह अपने ऊपर सवाल क्रिएट करेगा। तो ऐसे में आवश्यकता है कि दो बॉडी हो, जहां एक परमिशन देने वाला अलग हो और जांच करने वाला अलग हो, ताकि हितों का टकराव ना हो। यही व्हाट डू यू वी नो अबाउट एनिडगो, है ना, ये लिखा हुआ है, ये कंपनी के बारे में आर्टिकल आया है और यहाँ अपने अंडमान निकोबार की एक इमेज बनाई हुई है, लगी हुई है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं इस आर्टिकल में उसको मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया है। एक तो ये जो कंपनी अधिनियम के तहत ये जो बॉडी है वो स्टैब्लिश है, एनिडगो कंपनी स्टैब्लिश है 1998 में 88 में ये स्टैब्लिश हुई थी। और ये कंपनी जो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड में स्टेबल है, ठीक है। ये कंपनी मुख्य रूप से जो व्यापार करती है उसमें पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और दूध का व्यापार शामिल है मुख्य रूप से। इसके अलावा ये जो पर्यटन रिसोर्ट होते हैं और पर्यटन और फिशिंग, मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का प्रबंधन करती है। बुनियादी ढांचे के विकास का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। मुख्य रूप से इसका ये काम है। एक तो व्यापार करती है किसका? पेट्रोलियम उत्पाद, शराब, दूध का, और पर्यटन से संबंधित गतिविधियां, मत्स्य पालन की बुनियादी संरचना का प्रबंधन करती है। बुनियादी संरचना बनाती नहीं है, उनका प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है, ठीक है। इसने अपने अधिदेश में क्या कहा था? इसने अपने अधिदेश में कहा था कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, उसके द्वीप समूह में प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं व्यावसायिक दोहन करेंगे हम, ठीक है। ये कहा इसने
कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास करेंगे और उसका व्यावसायिक दोहन करेंगे। संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देंगे हम, ऐसा इसने कहा। पर्यटन, मत्स्य पालन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, है ना। पेट्रोलियम उत्पादों, शराब और दूध सहित व्यापारिक गतिविधियों का समर्थन करेंगे, इसने ये कहा था। पहले भी चूंकि ये कंपनी यही काम करती हुई दिख रही थी, तो निश्चित तौर पे ये इन कामों को अपने अधिदेश में फिर से हाईलाइट करती है और कहती है कि हम यहाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इन गतिविधियों को, व्यापारिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंटल कंपनी है ना। इसको किन चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए, आप देखिए, परियोजना की शुरुआत में पर्यावरण नीति और विशेष मानव संसाधनों का अभाव। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है इसके सामने की जो पर्यावरण नीति है उसके अनुरूप ये हमें काम करती हुई नहीं दिख रही है, या इसके सामने बहुत सारे बैरिकेड है पर्यावरण नीति से संबंधित, क्योंकि पर्यावरण नीति बहुत ही कठोर हो जाती है जहां पर्यावरण के दोहन से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरा, मानव संसाधनों की कमी है या विशेषज्ञ मानव संसाधनों की, है ना, तो ये अपने आप में चुनौती है। तो शहरी योजनाकारों और पर्यावरण विशेषज्ञ जैसों की भर्ती में देरी का सामना करना, मतलब कुल मिला के जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। परियोजना अनुमोदन और निरीक्षण दोनों के लिए शामिल अधिकारियों के साथ हितों का टकराव सामने आया। अब ये देखिए, जो मैं पॉइंट बता रहा था, पर्यावरण अनुमोदन जो परमिशन देगा और जो निरीक्षण करेगा, दोनों में एक ही अधिकारी शामिल है, परमिशन देने वाला भी, निरीक्षण देने वाला, तो हितों का टकराव तो स्वाभाविक सी बात है, होना तय है। पर्यावरण शासन और अनुपालन से संबंधित चुनौतियां, और 72,000 करोड़ की परियोजना को प्रभावी ढंग से संभालने की इसकी क्षमता पर इसको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि भाई ये इस पर इसकी इतनी क्षमता है भी कि नहीं। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक कंपनी है बंसल, जो मुख्य रूप से, पहले आप देखें बंसल जो ग्रुप था वो एजुकेशन फील्ड में देखें तो उसके कुछ कॉलेजेस थे। सोयाबीन का जो तेल का उत्पादन वो करता था, तो रिफाइन ऑयल में वो काम करता था। फिर कुछ समय तक उसने बंसल स्टील, बंसल लोहे के नाम से उसके कुछ प्रोडक्ट आए, लेकिन देखें तो तीनों में ही लगभग फ्लॉप था, बहुत नाम नहीं बना पाया था, बहुत अच्छा काम नहीं था। इसके बाद देखें बंसल ने अपने आप को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और बंसल हेल्थ सेक्टर में आया। बंसल ने एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया और भोपाल में ये जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा इस्टेब्लिश हॉस्पिटल है। इसके बाद देखें कि कुछ सालों बाद बंसल को भारत का पहला जो निजी रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप होने वाला पहला स्टेशन जो था, जो पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे, उसमें बंसल को टेंडर मिलता है और बंसल उसमें बहुत तेजी से काम करता हुआ हमें आज दिख रहा है। बट ये जो सवाल, एक्सपर्टीज का सवाल उठ रहा था, वो बंसल पे भी उठना चाहिए था, बट नहीं उठा, क्योंकि यहाँ बहुत तगड़े तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाला कंसेप्ट लागू होता है, क्योंकि वो शुद्ध रूप से प्राइवेट कंपनी है। ये शुद्ध रूप से प्राइवेट कंपनी नहीं है एडिग्नो, वो शुद्ध रूप से प्राइवेट कंपनी है। तो निश्चित तौर पर उसमें किसी ना किसी पॉलिटिकल, किसी ना किसी, क्या सीधी सी बात है, सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर के शेयर होंगे ही, तभी उस कंपनी को बिना एक्सपर्टीज के बाद भी इतना बड़ा काम मिल जाता है। एक और कंपनी है जिसको आप हाल ही में बहुत तेजी से जो काम करती हुई हमें दिख रही है, रोडवेज के सेक्टर में काम करती है। उस कंपनी के बारे में भी कहा जाता है कि पिछले 5-7 सालों में उस कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। जैसा ये एलिगेशन अडानी पे भी लगता है, उसी कंटेक्स्ट में केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें तो वो एलिगेशन अडानी पे लगता है, राज्य सरकार में वो एलिगेशन दिलीप बिल्डकॉन नामक एक कंपनी पे लगता है, मध्य प्रदेश में विशेषकर, तो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बस मैं आपको हिंट कर रहा था कि ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है वो भारत में बहुत तेजी से हमें पनपता हुआ दिख रहा है ना। लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि भाई ये क्या है और क्या नहीं है ना। बट सवाल, अगर द हिंदू ने सवाल उठाया है तो सवाल को सोच समझकर उठाया होगा, ऐसे ही नहीं उठाया होगा, और निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सांठगांठ तो रही होगी। और वैसे भी बहुत सारी आप मूवियाँ भी देख रहे हैं आजकल जो बन रही हैं, वो इस तरीके की बात को हमें दिखाती हुई प्रतीत होती हैं, स्पेशली साउथ की मूवियों में इस क्रॉनिक कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। तो अब मूवी बन रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी ही,
देखिए, मैं एक दर्शन की बात कर रहा था कि व्यक्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के कंटेक्स्ट से, है ना। मीनिंगफुल लाइफ के लिए रोड मैप बनाना बनाना ये है एक विचारधारा है। इसको बोलते हैं स्टोइकवाद, स्टोइकिनिज्म बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, स्टोइकिनिज्म, स्टोइकवाद। तो ये विचारधारा कब हुई थी, पहले देख लो, 350 ईसा पूर्व की ये विचारधारा है ना। और हेलेनिस्टिक दर्शन पर बेस है ये, जो तर्क संगतता और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है। किस पे? तर्क संगतता और आत्मनियंत्रण पर जोर देती है ये विचारधारा। तो वैसे भी भारत देश में कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो तर्क संगत और आत्मनियंत्रण पर जोर देती हुई हमें दिख रही है। एक ये पाश्चात्य की विचारधारा है जो भी इस बारे में हमें बात करती हुई दिखती है। अब इसमें बहुत कुछ नई चीजें नहीं है, वही सब चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। कुछ नया नहीं है इसमें, बस ये नाम है, ये विचारधारा का नाम है, इसको आप याद रखिए, है ना। क्या है? स्टोइकवाद। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और अपने नियंत्रण से परे चीजों को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि तर्क के माध्यम से भावनाओं को प्रबंधित करता है ना। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और अपने नियंत्रण से परे चीजों को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है ना, जबकि तर्क के माध्यम से भावनाओं को प्रबंधित करता है। इसका ये जो सिद्धांत है ना, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना, व्यतीत करना, है ना, और अपने तर्क के माध्यम से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। क्योंकि भावनाएं जो है, वो इमोशन जो है, वो हावी अगर व्यक्ति के पर हो जाता है तो फिर वो रैशनल डिसीजन नहीं लेता, तर्क से डिसीजन नहीं लेता, फिर वो जो उसके डिसीजन है वो इमोशन से लेता है। और इमोशन से जब आप डिसीजन लेते हो तो आप नहीं ले रहे होते हो, आपका इमोशन डिसीजन ले रहा होता है। और इमोशनल डिसीजन अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, ये कहा जा सकता है, या नुकसान पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं, गुंजाइश होती है उसमें। लेकिन जब आप तर्क पर डिसीजन लेते हैं तो तुलनात्मक रूप से ये आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय फायदा पहुंचाते हैं। तो कुल कह सकते हैं कि ये विलोम है एक दूसरे के, है ना, पूरक नहीं है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं एक तरीके से, है ना। तो इसलिए भावना से नहीं, हमें डिसीजन कहां से लेना है, हमें तर्क से डिसीजन लेना है। लेकिन फिर समस्या खड़ी होती है इसमें भी कि हर चीज में तर्क से डिसीजन लिया जा सकता है क्या? नहीं, संभव नहीं, हर चीज में तर्क नहीं किया जा सकता। तो कहीं कहीं इमोशन जरूरी हो जाते हैं और कहीं कहीं तर्क भी जरूरी हो जाता है। तो व्यक्ति को तर्क और इमोशन का बैलेंस बना के भी डिसीजन लेना चाहिए, ये भी अपने आप में एक डिबेट है ना। तो आप डिसीजन ले कैसे? तो अब यही तो चुनौती है कि व्यक्ति डिसीजन ले कैसे। तो कुल मिला के जहां आवश्यकता हो तर्क से निर्णय करने की, वहां व्यक्ति को तर्क से निर्णय करना चाहिए। जहां आवश्यकता हो तर्क के साथ भावनाओं को मिलाने की, व्यक्ति को वहां तर्क और भावनाओं का मिश्रण करके डिसीजन करना चाहिए। ना अकेले भावना से डिसीजन करना चाहिए, ना अकेले तर्क से डिसीजन करना चाहिए। क्योंकि जब अकेले अकेले डिसीजन करेगा तो फिर वो दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है, वही सब बातें, नॉर्मल सी बातें इसमें लिखी हुई है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा सा ठीक से देखते हैं। क्या हो गया है भारत में जो है, आप देखें कि इथेनॉल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इथेनॉल, हम पेट्रोल में लगभग 20% तक इथेनॉल का मिक्सचर करने लगे हैं। ऐसे में इथेनॉल का जो मेन कंपोनेंट है भारत में वो है मक्का। मक्के से हम इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब मक्के की मात्रा बढ़ जाएगी, मक्के की मांग जब बढ़ जाएगी, तो हम उसको घरेलू मांग से पूरा नहीं कर सकते हैं, और घरेलू मांग से पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरे देशों से आयातित करेंगे, मक्के को बुलाएंगे दूसरे देशों से। तो ऐसे में हमारी जो फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी हमारे देश से, है ना। और दूसरा ये कहें कि हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्राइस है उनको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये हमें होता हुआ दिख रहा है। ये केवल मक्का की खेती से संबंधित या उनके किसानों से संबंधित समस्या नहीं है, बल्कि मक्के से जुड़े हुए सभी जो संबंधित उद्योग होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आती है।
पढ़ लेते हैं क्या है कि खरीद मूल्यों में वृद्धि के कारण भारत मक्का आधारित इथेनॉल की ओर रुख और भारत को शीर्ष मक्का निर्यातक से शुद्ध आयातक में बदल दिया है। वाह, पहले भारत जो है शुद्ध रूप से निर्यात करता था मक्के का, अब वो मुख्य रूप से आयातक बन गया है। यह परिवर्तन स्थानीय पोल्ट्री उत्पादों को भी प्रभावित करता है, वैश्विक मकई की कीमतों को बढ़ाता है, बढ़ती फीड लागत और आयात शुल्क को संबोधित करने के लिए नीति समायोजन की मांग को प्रेरित करता है। ठीक है ना, बेसिक सी चीजें हैं। अभी आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी हम क्या बात कर रहे हैं। एथेनॉल पुश टर्न इंडिया इनटू कॉर्न इंपोर्टर, शेकिंग अप ग्लोबल मार्केट, पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है भाई इसने। देखिए एथेनॉल शिफ्ट और आयात गतिशीलता, इसको देखते हैं क्या है। तो आप देखेंगे कि भारत में मकई आधारित एथेनॉल पर बढ़ता ध्यान इसे एशिया के शीर्ष मकई निर्यातकों से दशकों में पहली बार शुद्ध आयातक में बदल दिया है। मतलब भारत देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में मक्के की मांग बढ़ गई है, पिछले 10 वर्षों में हम शुद्ध रूप से निर्यातक थे किस चीज के, मक्के के, और हम सडनली जो है आयातक में बदल गए हैं। भारत सरकार ने जनवरी में मकई आधारित एथेनॉल की खरीद मूल्य में वृद्धि की ताकि गन्ना आधारित एथेनॉल में बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्थिर चीनी आपूर्ति सुनिश्चित करना। अच्छा ठीक है, अभी ये इसका कारण क्या है। अभी हम गन्ने से एथेनॉल बनाते थे, तो अब सरकार ने क्या किया कि चीनी उत्पादन उद्योग में समस्या ना आ जाए, इसलिए उसको शिफ्ट किया मक्के की तरफ और मक्के की खरीद में वृद्धि की, है ना, मक्के की को ज्यादा मात्रा में खरीदा जाए ऐसा प्रयास किया। भारत का मकई स्थायी शुद्ध आयातक बनने के लिए तैयार है, जिसमें वैश्विक कीमतों को समर्थन मिलेगा जो वर्तमान में 4 साल के निचले स्तर के करीब है। भारत मकई का स्थायी शुद्ध आयातक बनने के लिए तैयार है। अच्छा ठीक है, स्थानीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मक्के की कीमतों का। तो देखिए स्थानीय पोल्ट्री जो उत्पादकता बढ़ जाएगी, उनकी फीड लागत बढ़ जाएगी, है ना, जिससे मक्के की वैश्विक कीमतें अच्छा ये हो ही रहा है, मक्के की वैश्विक बेंचमार्क कीमत से अधिक चल रही है। तो मक्के की जब मांग बढ़ी तो जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, जो जिससे अंडा बनाते हैं, जब मुर्गी पालन जहां होता है पोल्ट्री फार्म, वहां मक्के का बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। तो जब मक्के की कीमतें बढ़ेंगी तो उनका जो फीडिंग मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, अंडे का प्राइस भी बढ़ेगा, मुर्गे का प्राइस भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल वो इंडस्ट्री महंगी होगी, है ना। अब जो मक्के का प्राइस बढ़ेगा तो जो मक्का बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग यूज करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे सरकार से कि जो मक्के पे लगने वाला आयात शुल्क है उसको हटाओ और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मक्का, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के प्रतिबंध हटाने की बात करेंगे, जो उनके खरीद विकल्पों को सीमित करता है ना। क्योंकि अभी क्या है, भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें हैं उसमें सिर्फ कपास को ही परमिशन मिली है, जीएम कपास को, बाकी कोई भी फसल को परमिशन नहीं है। तो अब जब मक्का बहुत महंगा होगा तो लोग या जो संगठन है जो इनसे संबंधित है, जो मक्के का भारी मात्रा में प्रयोग करेंगे, सरकार से आयात शुल्क कम करने की बात करेंगे और जीएम मक्का है उसको उगाने की बात करेंगे कि हम उसको उगाएंगे। भारत का मक्का निर्यात 2024 में घट के 45,000 टन रह जाने की उम्मीद है, जबकि आयात मुख्य रूप से म्यांमार और यूक्रेन से रिकॉर्ड 1 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। तो सबसे ज्यादा जो हम आयात करते हैं वो कहां से करते हैं मक्के का, म्यांमार से और यूक्रेन से। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है, म्यांमार से, और जो हमारा 1 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है, 2024 में। आपूर्ति और मांग में असंतुलन पैदा हो गया, निश्चित सी बात है। तो सूखे के कारण गन्ने के उपयोग पर अंकुश लगाने के सरकारी निर्णय के बाद एथेनॉल डिस्टिलरी की मक्का की मांग में उछाल आया है,
जिससे 5 मिलियन टन की कमी हो गई है। अब जो गन्ने का उत्पादन था वो कम हुआ। जब गन्ने का उत्पादन कम हुआ तो सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस को बंद कर दिया, लेकिन एथेनॉल तो बनाना था, तो एथेनॉल बनाने की प्रोसेस शिफ्ट हो गई मक्के पे। अब जब मक्के पे शिफ्ट हुई तो मक्के का उत्पादन तो सीमित था ही, उसकी मांग बढ़ गई, मांग बढ़ी तो उसका आयात बढ़ गया, है ना। तो इसका संबंध है सीधा कि जो दूसरा प्रोडक्ट है जिससे हम एथेनॉल बना रहे थे उसको हमने रोक दिया, और उसको रोकने की वजह से ये इंपैक्ट हुआ है कि मक्के को ज्यादा वरीयता मिलने लगी। अब एथेनॉल डिस्टिलरी को सालाना 6 से 7 मिलियन टन मक्के की आवश्यकता होने का अनुमान है। यह मांग संभवतः आयात के माध्यम से पूरी की जाएगी। 6 से 7 टन जो है हमें 1 मिलियन टन, 6 से 7 मिलियन टन। देखिए 1 मिलियन तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 1 मिलियन कहां से, यूक्रेन से और म्यांमार से। लेकिन हमारे जो एथेनॉल डिस्टिलरी है उसको सालाना 6 से 7 मिलियन टन मक्के की आवश्यकता होने का अनुमान है ना। और ये जो मांग है संभवतः आयात से ही पूरी की जा सकती है। तो इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो निश्चित तौर पे इसका आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव किस पे पड़ेगा कि मक्के की कीमतों में वृद्धि ने पोल्ट्री उत्पादन लागत को बढ़ा दिया, जिससे उत्पादकों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। उत्पादकों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा तो उपभोक्ता पर भी वित्तीय दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादक जो है अपने प्राइसों को, प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनके प्राइस को अल्टीमेटली बढ़ा देंगे। इसका सीधा इंपैक्ट उपभोक्ता को पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में मरता कौन है? कंज्यूमर, है ना। किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबसे अल्टीमेटली जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है कंज्यूमर को, क्योंकि उसके नाम में ही है कि कंज्यूमर। लागत कम करने के प्रयासों में मक्का को फीड और सस्ते विकल्पों में बदलना शामिल है। लागत कम करने के प्रयासों में मक्का को फीड में सस्ते विकल्पों में बदलना शामिल है। किसान उच्च कीमतों के कारण मक्का की खेती का विस्तार कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल में 7% वृद्धि हुई है। सीधी सी बात है, 7% वृद्धि है, मांग बढ़ रही है तो वृद्धि भी बढ़ेगी, उगाएंगे लोग मक्का। अब व्यापार के समायोजन को देखते हैं। भारतीय मांग ने म्यांमार में मक्का की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय किसानों और निर्यातकों को लाभ हो रहा है। म्यांमार में स्टार्च उत्पादक भारत की अग्रिम लाइसेंस योजना के माध्यम से यूक्रेन से शुल्क मुक्त मक्का आयात कर रहे हैं। तो स्टार्च का उत्पादन करने वाले जो संगठन है, संस्थाएं हैं, वो यूक्रेन से आयात शुल्क मुक्त जो है मक्के का आयात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्च उत्पादन को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और स्टार्च उत्पादन के लिए अगर कोई व्यक्ति या संस्था मक्के का आयात करता है भारत देश के अंदर यूक्रेन से, तो उस पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर 2024 की शुरुआत में भारत का मक्का आयात काफी बढ़ गया, जबकि निर्यात में भारी गिरावट आई, जो व्यापार की गतिशीलता में बदलाव को दिखाता है। यही सब बातें हैं बेसिक सी, है ना। अगला क्या है, हम कोन्यांग जनजाति ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोन्यांग एक संस्था है इनकी, क्या नाम है संस्था का? देखिए इशू क्या है, कोन्यांग समुदाय की शीर्ष संस्था कौन? कोन्यांग यूनियन ने गूगल मैप, किस बात पर लड़ रहा है मतलब, देखिए गूगल मैप पर राज्य के मौन जिले को, किस जिले को? मौन जिले और असम के चराईदेव जिले के बीच गलत सीमा रेखा को सुधारने के लिए नागालैंड सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये जो मौन जिला है ये नागालैंड में आता है, और ये असम जो जिला है वो असम स्टेट में जो चराईदेव जिला आता है। तो इन दोनों के जो जिला है, इनकी जो बाउंड्री है वो गूगल मैप पे गलत दी गई है, इनका ये कहना है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में हमें नागालैंड सरकार से कह रहे हैं कि इस पे आप काम कीजिए। तो वो खबर तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस वजह से ये लोग इंपॉर्टेंट हो गए, ये जनजाति इंपॉर्टेंट हो गई है। कहां रहती है मुख्य रूप से ये जनजाति? इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। कोन्यांग के नागालैंड के मोंडी जिले और अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले, मतलब 2 स्टेट याद रखनी है आपको, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। माना जाता है कि कोन्यांग शब्द, ये सब
काम का नहीं है। दो समूह में बांटा गया, इनको बोलते हैं थेडू, जिसका अर्थ है टैटू वाला चेहरा, और एक थैंतो, जिसका अर्थ है कि सफेद चेहरा। तो दो समूह में बांटते हैं, एक टैटू वाला चेहरा और एक थैंटो। क्वानांग मूल रूप से मंगोलाइड है। कौन सा ये मंगोलाइड है, और इसका 90% जो आबादी है वो ईसाई धर्म का पालन करती है। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। और ये क्वानांग की भाषा सिनो तिब्बती के साल उप परिवार की उत्तरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाषा का ना, कौन सी उत्तरी उपभाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद त्योहारों के बारे में लिखा है, तो 3 त्योहार हैं इनके। कौन कौन से हैं? एलोलिंग मोन्यो, आ ओ नीमो, लाउन ओगाम्बो। ये अग्नि शास्त्र बनाने की कला में कुशल है। बेत टोकरी बनाने, बेत बांस के काम, पीतल के काम आदि जैसे हस्तशिल्प में भी कुशल है। क्वानांग के समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है, और परिवार का सबसे बड़ा बेटा आमतौर पर पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए यूपीएससी उठाकर पूछ सकता है। बस सीधा एक स्टेटमेंट बदल देगा कि क्वानांग के समाज एकमात्र सत्तात्मक समाज है जहां परिवार की सबसे बड़ी बेटी को पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिलता है, या पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। यूपीएससी जनरली ऐसे ही स्टेटमेंट फ्रेम करता है। तो ये मोटे तौर पे हुए क्वानांग जनजाति से संबंधित चर्चाएं। आज स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत न्यूज मैंने कवर नहीं की है, मैं नहीं रख पाया हूं उस पर, बट मोस्ट प्रोबेबली कल से जो है हम स्टेट पीएससी से रिलेटेड कुछ खबरों के साथ और भी चर्चाएं करेंगे, है ना। और इसको और कंसाइज और बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने, है ना। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।